जैसे कि आपने वीडियो के पहले भाग में ताजमहल का इतिहास, शाहजहां की शादी, शाहजहां से मुमताज का प्रेम और मुमताज महल के निधन के बारे में सुना, देखा और समझा, तो आइए अब चलते हैं आगे। 20वीं शताब्दी के युद्ध के दौरान सभी देश इस महान देश पर हमला करना चाहते थे जो ताजमहल को एक विशेषाधिकार प्राप्त लक्ष्य बनाता है। वे सभी देश को प्रतीकात्मक रूप से घायल करने के लिए सबसे पहले इस स्मारक को नष्ट करने की सोच रखते थे। यही वजह है कि 20वीं शताब्दी में इसके गुंबद को लकड़ियों से ढक दिया गया था, क्योंकि हवाई हमले से इसे छिपाने और ध्यान भटकाने के लिए गुंबद के चारों ओर लकड़ी बांध दी गई ताकि इसे हमला करने का आसान लक्ष्य न बनाया जा सके। उस समय ताजमहल का सबसे बड़ा दुश्मन लुफ्टवाफे विमान था। युद्ध की समाप्ति से पहले जापान ने कई बार ताजमहल को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन वे इसमें हर बार असफल रहे। बाद में ताजमहल की सुरक्षा को पहले से और भी कड़ा कर दिया गया और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इस पर पड़ोसी देशों से हमला होने से बचाने के लिए इसमें बड़े बड़े हरे कपड़े के साथ उसे ढक दिया गया, ताकि दुश्मन की निगाह आसमान से ताजमहल पर न पड़े और उन्हें लगे कि यह कोई निर्माणाधीन इमारत है। अंततः आइए अब हम इस कहानी का निचोड़ संक्षेप में जान लेते हैं। ताजमहल के निर्माण के समय शाहजहां ने इसके शिखर पर एक सोने का कलश लगवाया था, जिसकी लंबाई 30 फीट 6 इंच थी। कलश करीब 40,000 तोले सोने से बनाया गया था। फिलहाल अब तो मौजूदा स्थिति में इस पर तांबे का गुंबज लगाया गया है। ताजमहल को सन 1857 में एक हमले के दौरान थोड़ा सा नुकसान हुआ था, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने इसे 1908 में दोबारा ठीक करवा दिया था, क्योंकि तब तक इसे पूरे विश्व में ख्याति मिल चुकी थी। ताजमहल की चारों मीनारों को इस प्रकार से बनाया गया है कि अगर भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई भूकंप या उस पर बिजली गिरे तो यह मीनारें बीच वाले गुंबद पर न गिरकर ताजमहल की चारों विपरीत दिशाओं की ओर गिरे। इसलिए ताजमहल की चारों मीनारें बाहर की ओर थोड़ी सी झुकी हुई नजर आती हैं, कुछ इस तरह से। ताजमहल का ढांचा पूरी तरह से लकड़ियों पर खड़ा हुआ है। यह ऐसी लकड़ियां हैं जिसे मजबूत रहने के लिए नमी की आवश्यकता पड़ती है, और उन लकड़ियों को यह नमी ताजमहल के बाएं तरफ से बहने वाली यमुना नदी से मिलती है, नहीं तो अब तक ताजमहल कब का गिर चुका होता। ताजमहल से प्रेरित होकर पूरे विश्व में और भी कई सारे इमारतें बनी। वो है बांग्लादेश, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में बीवी का मकबरा। इन पत्थरों का ही कमाल है कि ताजमहल सुबह में गुलाबी, दिन में सफ़ेद और पूर्णिमा की रात को सुनहरा नजर आता है। ताजमहल के बाहर जो लंबी सी पानी की झील है, उसमें लगे सभी फव्वारे एक साथ काम करते हैं। इनके नीचे एक टैंक कुछ इस तरह से बनाया गया है कि टैंक भर जाने के बाद दबाव बढ़ने पर फव्वारे एक साथ पानी छोड़ते हैं, कुछ इस तरह से। ऐसा भी कहा जाता है कि जब ताजमहल का निर्माण पूरा हो गया तो शाहजहां ने उन सभी मजदूरों और कारीगरों एवं शिल्पकार के हाथ कटवा दिए थे, जिससे वे ताजमहल जैसा महल दुनिया में दूसरा कभी भी न बना पाए। लेकिन इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है इतिहास के पास। ऐसा कहा जाता है कि बीवी की मौत से शाहजहां इतने टूट गए थे कि कुछ ही महीनों में उनके सारे बाल और दाढ़ी बर्फ सी सफ़ेद हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके चेहरे पर बर्फ की सफ़ेद चादर चढ़ी हो। उस समय करोड़ों की लागत से ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ और 1648 ईस्वी में पूरा हुआ। उस समय इसमें मकबरा, अतिथि गृह और दक्षिण की ओर का मुख्य दरवाज़ा शामिल था। बाहर के मुख्य प्रांगण तथा इसके विहार गलियारों का निर्माण का कार्य बाद में कराया गया, जिनका निर्माण 1653 ईस्वी में पूरा हुआ। इसमें सिर्फ मुमताज महल का मकबरा ही नहीं बल्कि शाहजहां का भी मकबरा बना हुआ है। उस समय इसके निर्माण में कुल लागत लगभग 3.2 करोड़ रुपए आंकी गई थी। ताजमहल एक बड़ा सफ़ेद गुंबददार मकबरा है जो चारों ओर से लंबी मीनारों से घिरा हुआ है। इसका बाहरी भाग सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। मुख्य भवन में शाहजहां और मुमताज महल की याद में 2 मकबरे बनाए गए हैं। ऊपरी हिस्से में बने मकबरे केवल नकल मात्र हैं, जबकि असली मकबरे इमारत के निचले हिस्से में मौजूद हैं। ताजमहल में बने मकबरों के चारों ओर जो सुंदर जाली है, उसमें बहुमूल्य पत्थर जड़े हुए हैं। ताजमहल के दोनों ओर लाल बलुआ पत्थर से बनी 2 इमारतें हैं। उनमें से एक मस्जिद और दूसरी सभागृह है।
ताजमहल के परिसर में बगीचे भी हैं। किंवदंतियों यानी एक कहावत के अनुसार मुमताज महल मरते समय शाहजहां से 4 चीज़ों का वादा लिया था। पहला, वो एक ऐसी स्मारक का निर्माण करेंगे जो पूरे विश्व में प्यार का प्रतीक माना जाए। दूसरा, मेरी मृत्यु के बाद फिर से शादी करेंगे। तीसरा, अपने बच्चों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करेंगे। चौथा और आखिरी वचन, वो उसकी हर पुण्य तिथि पर मकबरे का दौरा किया करेंगे। हालांकि बाद में शाहजहां खराब स्वास्थ्य के कारण और अपने ही बेटे और सिंहासन के उत्तराधिकारी औरंगजेब द्वारा घर में ही नज़रबंद रखे जाने के कारण अपना आखिरी वादा वे लंबे समय तक निभा नहीं सके। और एक कहावत यह भी है कि जब बीमार शाहजहां को उनके अपने ही सगे बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया था, तभी शाहजहां ने उनके सामने एक इच्छा रखी थी कि मुझे ऐसी जगह कैद किया जाए जहां से मुझे ताजमहल का दीदार हो सके, और अपने सामने की दीवार में लगे हीरे के माध्यम से अपने बिस्तर पर लेटे लेटे स्मारक को बड़ी ही निराशा भरी अपनी बूढ़ी और नम आंखों से देखा करते थे शाहजहां। ताजमहल दिन भर अपना रंग बदलता है। चूँकि यह बना तो सफ़ेद संगमरमर से है, लेकिन इस पर सूरज की रोशनी पड़ते ही इसका रंग पीला हो जाता है, और जैसे ही धीरे धीरे दिन खत्म होने लगते हैं तो यह नीले रंग में बदल जाता है। इसलिए कई लोगों ने इसे काव्यात्मक महत्व दिया है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि इसके रंग में परिवर्तन मुमताज महल की मृत्यु के बाद और बाद में शाहजहां में आए बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। मुमताज की मौत बुरहानपुर में हुई, लेकिन ताजमहल आगरा में है। यह तो आपने भी कभी सोचा होगा। तो आइए इसके बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल मूल रूप से आगरा में नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि मुमताज महल की मृत्यु बुरहानपुर में 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान हुई थी। इसलिए बुरहानपुर को शुरू में मकबरे के स्थल के रूप में चुना गया था, और शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण के लिए ताप्ती नदी के किनारे एक जगह भी पसंद की थी। लेकिन बुरहानपुर स्मारक के निर्माण के लिए पर्याप्त सफ़ेद संगमरमर की आपूर्ति नहीं कर सका, और यही वजह है कि मुमताज महल के अवशेषों को बुरहानपुर से आगरा ले जाया गया, जहां ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ। शाहजहां एक काला ताजमहल भी बनवाना चाहते थे। कहावतों के अनुसार शाहजहां यमुना नदी के किनारे काले संगमरमर से काला ताजमहल भी बनाना चाहते थे, लेकिन कथित तौर पर इस विचार को हमेशा के लिए छोड़ दिया गया, क्योंकि शाहजहां को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। नदी के उस पार महताब बाग में काले संगमरमर के पत्थरों के खंडहर पाए गए हैं, लेकिन 1990 के दशक में खुदाई के दौरान यह पता चला कि जमीन में दबे संगमरमर के पत्थर सफ़ेद ही थे, जो समय के साथ काले हो गए थे। यह वास्तव में एक अफवाह थी या शाहजहां की वास्तविक इच्छा, इसका उत्तर इतिहास में आज भी कहीं गुम है। ताजमहल के निर्माण में कुल 1000 से अधिक हाथी यातायात हेतु प्रयोग में लाए गए थे। पराभाषी सफ़ेद संगमरमर को राजस्थान से लाया गया था, जैस्पर को पंजाब से, हरिताश या जेड एवं स्फटिक या क्रिस्टल को चीन से, तिब्बत से फिरोजा, अफगानिस्तान से लैपिस लजुली, श्रीलंका से नीलम एवं अरबिया से इंद्रगोप और कर्नेलियन लाए गए थे। देखा जाए तो कुल मिलाकर ताजमहल में 28 प्रकार के बहुमूल्य पत्थर एवं रत्न सफ़ेद संगमरमर में जड़े गए थे। ताजमहल के प्रवेश द्वार पर लिखा है कि हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रह तथा उसकी पूर्ण शांति तुझ पर बरसे। इस तरह ताजमहल के द्वार पर कुरान की और भी कई सारे आयतें उकेरी गई हैं। हिंदुओं की मान्यता के अनुसार ताजमहल वास्तव में एक शिव मंदिर है, जिसका असली नाम तेजो महालय है। मुख्य गुंबद के किरीट पर कलश अपने नियोजन के कारण चंद्रमा एवं कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल का आकार बनाती है, जो कि हिंदू भगवान शिव का चिन्ह है। लेकिन इस बात का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं पाया गया है इतिहास में। ताजमहल के किनारे यमुना नदी के सूखने पर आर्कोलॉजिस्ट का क्या कहना है, आइए जान लेते हैं। जिस तरह यमुना नदी का पानी दिन ब दिन सूखता जा रहा है, उसने ताजमहल को सुरक्षित रखने के प्रति आर्कोलॉजिस्ट की चिंता भी बढ़ा दी है। इकोलॉजिस्ट का कहना यह है कि जिस तरह ताजमहल के किनारे बहने वाली यमुना नदी का पानी ज़्यादा सूख जाएगा, तो धीरे धीरे ताजमहल की बुनियाद में लगी आपनूस की लकड़ियों की नमी का स्तर 30% से कम हो जाएगा। उस दिन ताजमहल में लगी आपनूस की लकड़ियाँ धीरे धीरे खराब होने लगेंगी और धीरे धीरे ताजमहल ढेर हो जाएगा। अब आप तो समझ ही चुके होंगे कि ताजमहल की बुनियाद में पत्थर ही नहीं है तो फिर सीमेंट का क्या काम।
अब आप सोच रहे होंगे कि बुनियाद तो लकड़ी की बनी है, लेकिन उनके ऊपर तो सारा पत्थर का काम है। अब वह चिपकाया कैसे गया होगा? चलिए थोड़ी सी नज़र इस पे भी डाल लेते हैं। आजकल तो मार्बल चिपकाने के लिए कई तरीके मौजूद हैं, जिनके जरिए संगमरमर के पत्थरों को आसानी से चिपका दिया जाता है। हालांकि उस समय तो यह आधुनिक सुविधा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए पत्थरों को चिपकाने के लिए या आधारशिला बनाने के लिए एक खास तरह का मटेरियल तैयार किया गया था। theconstructor.org एक आर्टिकल के अनुसार ताजमहल की नींव के लिए एक अलग सा घोल बनाया गया था, जिसका नाम सरूज बताया जाता है। इसमें चिकनी मिट्टी, गुड़, दाल, चीनी, राल, गोंद आदि इसमें मिलाया जाता है। इसके साथ ही ताजमहल का निर्माण हुआ और इसकी मदद से इसकी इतनी पकड़ है कि आज कई साल बाद भी ताजमहल भूकंप, तूफान, बारिश, धूप, गर्मी, सर्दी का डटकर मुकाबला कर रहा है और ऐसे ही विशालकाय रूप में खड़ा हुआ है। इसलिए ऐसे में कहा जाता है कि ताजमहल का निर्माण सीमेंट की खोज होने से पहले ही हो गया था। आजकल रोजाना जो हजारों सैलानी ताजमहल को देखने आते हैं, वे यह नहीं जानते कि जो वो सामने से देख रहे हैं वह ताजमहल का पिछला हिस्सा है और जो शाही दरवाजा है वह यमुना नदी के किनारे दूसरी तरफ है। आज अधिकतर सैलानी ताज को वैसा नहीं देख पाते जैसा कि शाहजहां चाहते थे। मुगल काल में ताजमहल तक पहुंचने के लिए यमुना नदी ही मुख्य रास्ता था। उस जमाने में यह एक तरह का हाईवे हुआ करता था। बादशाह और उनके शाही मेहमान नाव में बैठकर ताजमहल आते थे। वहीं नदी के किनारे एक चबूतरा भी हुआ करता था। जैसे जैसे यमुना नदी का जल स्तर बढ़ता गया, समय के साथ वह चबूतरा भी नष्ट हो गया। बादशाह और उनके मेहमान उसी चबूतरे से ताजमहल जाया करते थे। वास्तव में औरंगजेब, जो कि मुमताज महल और शाहजहां के तीसरे बेटे थे, उन्होंने सन 1658 में अपने बीमार पिता को गिरफ्तार कर लिया और खुद को सत्ता में ले लिया। शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष आगरा के किले में घर की गिरफ्तारी के दौरान गुजारे। अंतिम वक्त तक उनकी बड़ी बेटी जहां आरा उनके साथ रही। कैद में शाहजहां को सारी सुविधाएं थी। 8 साल की कैद के बाद जनवरी 1666 में शाहजहां फिर से बीमार पड़े और उनकी मौत हो गई। जब 1666 में शाहजहां की दुखद मृत्यु हो गई, तब उन्हें मुमताज महल की स्मारक के बगल में ही दफनाया गया। मरने के बाद भी दोनों प्रेम की निशानियां आज भी जिंदा हैं, जो आज भी दुनिया में प्रेम का प्रतीक बना हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपना बहुमूल्य सुझाव अवश्य देने की कृपा करें। धन्यवाद।